फास्टेस्ट रिवीजन सीरीज की ये पहली वीडियो है और आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस हम आज रात को लाइव आकर करेंगे और डेली यही शेड्यूल चलेगा। दिन में हम वन शॉट कर लेंगे और रात को लाइव आकर उसी चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन यानी सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटले अंकल ने दिया था। उन्होंने सिंपली क्या किया था? ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक हो जाएंगे प्लांट्स और दूसरे हो जाएंगे एनिमल्स, है ना। अब प्लांट्स को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया कि एक तो हाइट में जो सबसे बड़े होंगे वो ट्री हो जाएंगे, फिर उससे छोटे होंगे श्रब हो जाएंगे, फिर बिल्कुल ही जमीन पे जिनकी हाइट रहेगी वो हर्ब हो जाएंगे। एनिमल्स को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इनाइमा एक एनाइमा। देखो, ए जहां वर्ड आ जाए मतलब कुछ अपसेंट है। क्या अपसेंट है? रेड ब्लड इनमें अपसेंट रहेगा और जिन एनिमल्स में रेड ब्लड प्रेजेंट रहेगा वो इनाइमा हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। देखो, ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था जो एरिस्टोटले अंकल ने दिया, पर ये क्या था? बहुत अर्ली था, मतलब इसमें बहुत कुछ गलतियां थी, तो उसको सुधार करने के लिए आगे 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 क्लासिफिकेशन आते गए। कैसे आते गए? टू किंगडम आया, फिर थ्री किंगडम आया, फिर फोर किंगडम आया, फिर फाइव किंगडम, फिर सिक्स किंगडम। टू किंगडम किसने दिया था? लिनियस ने। थ्री किंगडम हैकेल ने दिया था और फोर किंगडम कोपलैंड ने दिया था और फाइव किंगडम आर एच विटेकर ने और सिक्स किंगडम कार्ल वीस ने। इनके नाम याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। देखो, टू किंगडम एनसीईआरटी में है, ये तो याद होना ही चाहिए। फाइव किंगडम आर एच विटेकर याद होना ही चाहिए। सिक्स किंगडम कार्ल वीस याद होना ही चाहिए। ठीक है, और ये साथ में दोनों भी याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात आपके लिए हो जाएगी। ठीक है, अब टू किंगडम में क्या क्या है? प्लांट है और एनिमल है ना। लिनियस ने प्लांट और एनिमल में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। किस बेसिस पे? उन्होंने बोला कि जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी वो प्लांट हो जाएंगे और जिनमें सेल वॉल क्या है? अपसेंट रहेगी वो एनिमल हो जाएंगे। अब आगे देखिए, देखो प्लांट एनिमल तो आपको हर जगह मिलेंगे, प्लांट एनिमल प्लांट एनिमल प्लांट एनिमल प्लांट एनिमल। अब थ्री किंगडम में क्या हुआ? जो नया किंगडम ऐड हो गया था वो प्रोटिस्टा था। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा किंगडम थ्री किंगडम में नया आया। ठीक है, फिर क्या है? प्लांट एनिमल और ये प्रोटिस्टा आ चुका है और नया किंगडम फोर किंगडम में कौन सा आ गया? अब मोनेरा आ गया। फाइव किंगडम में चार तो ये हो गए जो ऑलरेडी थे और नया किंगडम जो आ गया फंजाई आ गया। फाइव किंगडम सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आर एच विटेकर वाला है ना, जो कि बहुत यूज होता है, माना जाता है। ठीक है, इसमें नया किंगडम कौन सा आया था? फंजाई आया था। आपको ये बात याद रखनी है। सिक्स किंगडम वाले क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था? सिंपली क्या करना है आपको? देखो, फंजाई तो ऐसे क्या ऐसे है, प्रोटिस्टा भी है, एनिमल भी है, प्लांट भी है। जो ये मोनेरा है, जो ये मोनेरा किंगडम है, इसको यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में डिवाइड कर दीजिए, आपके 6 किंगडम यहाँ पे अब बन जाएंगे। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब देखो, ये अर्ली क्लासिफिकेशन जो थे, जैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन कोई मान के चलते हैं, अर्ली क्लासिफिकेशन थे, उनके साथ बहुत सारी गड़बड़ियां थी, बहुत सारी अब प्रॉब्लम्स थी। अब वो प्रॉब्लम्स क्या थी वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो, लिनियस अंकल ने बोला था कि जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है उनको प्लांट में डाल दो, तो इस हिसाब से तो बैक्टीरिया जो है उनके पास सेल वॉल होती है, वो भी प्लांट में आ जाएंगे। ठीक है, वो जिम्नो और एंजियो के साथ आ जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट क्या है? देखो, फंजाई के पास सेल वॉल होती है, प्लांट के पास भी सेल वॉल होती है, जिम्नो एंजियो के पास भी, तो उन्होंने बोला सेल वॉल प्रेजेंट है तो इनको ना फंजाई को भी क्या है? प्लांट में डाल दो। तो बहुत गड़बड़ी वाली बात हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि फंजाई जो है वो हेट्रोट्रोफिक होती है, मतलब अपना खाना वो खुद नहीं बनाती है, जबकि प्लांट से क्या है? अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं। तो आप हेट्रोट्रोफ और ऑटोट्रोफ को साथ में नहीं रख सकते, ये भी एक दिक्कत थी अर्लियर क्लासिफिकेशन के साथ। नेक्स्ट है कैलेमोडोमोनास और स्पाइरोगाइरा को एक जगह पे रख दिया एल्गी में। ये यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर है, तो आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को साथ में नहीं रख सकते, ये एक गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो फंजाई के पास सेल वॉल है और नॉर्मल प्लांट जो होते हैं जिम्नो एंजियो उनके पास भी सेल वॉल है, इनको साथ में रख दिया, हमने ऑलरेडी बात की है ना। अब यहाँ पे एक और दिक्कत है, जो सेल वॉल फंजाई की है वो काइटिन से बनी है और प्लांट की किससे? सेलुलोज से। तो आप देख लो कि सेलुलोज से बनी है, उसकी काइटिन से बनी है, मतलब सेल वॉल का मटेरियल भी अलग अलग है, फिर भी आप उनको साथ में रख रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ है।
ठीक है। तो ये जितनी भी गड़बड़ थी इनका अच्छे से जवाब दिया किसने दिया, इनका अच्छे से जवाब दिया आर.एच. विटेकर ने। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. विटेकर ने। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो उन्होंने अच्छे से जवाब दिया। उन्होंने क्या बेसिस बनाया अपने क्लासिफिकेशन का, एक है सेल स्ट्रक्चर, एक है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक है रिप्रोडक्शन, एक फाइलोजेनिक रिलेशन, और उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब 5 किंगडम कैसे दिया, देखो ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक प्रोकैरियोट एक यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है, देखो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रो मतलब पुराना, जिनमें पुराने टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता था। पुराने टाइप का न्यूक्लियस से यहां मतलब है कि जिस न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपसेंट होती है वो हो जाएंगे प्रोकैरियोट। यू मतलब होता है ट्रू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, मतलब जिनमें ट्रू न्यूक्लियस यानी सच्चा न्यूक्लियस पाया जाता है। सच्चा न्यूक्लियस यानी जिस न्यूक्लियस में क्या पाई जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, वो यूकैरियोट्स हो जाएंगे। प्रोकैरियोट्स में अपने क्या क्या आएंगे, अपना मोनेरा आएगा। ये क्या हो गया बेटा, अब प्रोकैरियोट्स में अपना क्या है, मोनेरा आएंगे, और यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया आएंगे। तो टोटल आपके पास ये 5 किंगडम बन जाते हैं, एक मोनेरा, एक प्रोटिस्टा, एक फंजाई, एक प्लांटे, एक एनिमलिया। अब यहां पे बात करते हैं कि इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा यूनिसेलुलर है, कौन सा मल्टीसेलुलर है। देखो ये है यूनिसेलुलर, मोनेरा खाली प्रोकैरियोट होता है यूनिसेलुलर, बाकी सारे किस में आ जाएंगे, बाकी सारे यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे। ठीक है, यहीं पे आप गलती करोगे, यहीं पे एक कॉमन कंफ्यूजन का क्वेश्चन बनता है। अब इस बात को दोबारा से ध्यान से सुनो, अब इस बात को दोबारा से ध्यान से सुनो। हम जनरली क्या सोचते हैं, प्रोकैरियोट में यूनिसेलुलर, यूकैरियोट में मल्टीसेलुलर। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो मोलेरा है अपना यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा भी क्या है, यूनिसेलुलर। तो एक सुपर हिट क्वेश्चन बन जाता है, ऐसे यूकैरियोट का नाम बताओ जो यूनिसेलुलर होता है, जो कि प्रोटिस्टा है। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे क्या है, देखो अपने को वो फ्लो पता है, सेल बनती है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, अपने ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो वही फ्लो यहाँ पे चल रहा है कि यूनिसेलुलर थे, फिर मल्टी सेलुलर आने लग गए, फिर है ना फंजाई में क्या है, लूज टिश्यू बनने लग गया, पूरा टिश्यू नहीं है, लूज टिश्यू है। फिर धीरे धीरे अच्छा खासा टिश्यू बनने लग गया, ऑर्गन बनने लग गए, और फिर एनिमलिया में तो टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, और ऑर्गन सिस्टम भी है। ऑर्गन सिस्टम कैसे, जैसे कि हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के अंदर अलग अलग टिश्यू है ना। तो इस तरीके से बातें चल रही हैं। अब बारी बारी से हम किंगडम्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मोनेरा को पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा को, फिर फंजाई को, है ना, और प्लांटे और एनिमलिया के लिए तो बहुत सारे चैप्टर अपने, है ना, पूरी बायोलॉजी उन्हीं पे है। प्लांट किंगडम हो गया, प्लांट फिजियो होगी, एनिमल्स के लिए एनिमल किंगडम हो गया, है ना, अपनी वो ह्यूमन फिजियो हो गई, और रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर है वो सारे प्लांट और एनिमल के ही तो हैं। ठीक है, तो अपने को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई अपने को यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम मोनेरा के साथ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मोनेरा में बेसिकली अपने को पढ़ना क्या रहता है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना रहता है। लिखा भी गया है कि बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब छोटे साइज के बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, ये वो, है ना, उसमें सबसे अबंडेंट, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, बैक्टीरिया की सबसे ज्यादा संख्या है। ठीक है, अब इनकी संख्या बहुत ज्यादा है तो इनमें वैरायटी भी बहुत सारी होगी, है ना। कोई किसी टाइप का बैक्टीरिया, कोई किसी टाइप का बैक्टीरिया, तो इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी बहुत एक्सटेंसिव पाई जाएगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि बहुत कम ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी ऑटोट्रोफिक होते हैं, और मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया का है हेट्रोट्रोफिक, यानी अपना खाना वो खुद नहीं बनाते हैं। शेप्स की बात की जाए तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 4 शेप है, कोमा शेप, स्फेरिकल, रोड और स्पाइरल शेप। कोमा शेप वाले को क्या बोल देंगे, विब्रियो बोल देंगे, स्फेरिकल वाले को कोकस बोल देंगे, रोड शेप को बैसिलस, और स्पाइरल वाले को स्पाइरल बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा में ही पढ़ने जा रहे हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। देखो आर्की बैक्टीरिया की खास बात क्या होती है कि वो हार्श हैबिटेट, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रह पाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि बहुत सारी सोल्टी कंडीशन है, बहुत ज्यादा, वो हेलोफाइल्स हो जाएंगे। जहां हेलो वर्ड आ जाए मतलब वो सोल्ट के लिए यूज हुआ है। थर्मो एसिडोफाइल्स कौन से आर्की बैक्टीरिया हो जाएंगे, देखो थर्मो यानी टेम्परेचर से रिलेटेड है, कि जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। मिथेनोजीन्स
मतलब जो मार्शी एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हार्श हैबिटेट, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। अब जाहिर सी बात है कुछ तो रीजन रहा होगा कि नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग है कि एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है। तो रीजन सारा किसके पीछे छुपा हुआ है? सेल वॉल के पीछे छुपा हुआ है कि इनकी सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर होती है वो नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होती है, इसीलिए एक्सट्रीम कंडीशन में ये सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, ये मिथेनोजीन्स वाला ये अभी यहाँ पे कोई बात नहीं है, ये माइक्रोब्स वाले में क्लियर हो जाएगा कि गोबर गैस वाला कैसे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सियानोबैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा के ही चल रहे हैं ना, किंगडम मोनेरा की बात कर रहे हैं, उसी में सियानोबैक्टीरिया है। सियानोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम क्या होता है? अब ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसके एग्जांपल एनसीईआरटी में नोस्टोक एनाबिना दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे पढ़ना कैसे है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट मैंने उसी फॉर्म में लिखा है। देखो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए की खास बात क्या है कि वो हाइयर प्लांट्स जो अपने एनजीओ, जिम्नोट्राइडो, हाइयर प्लांट्स के सिमिलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। पहला क्वेश्चन ब्लू ग्रीन एल्गी का बन गया, क्वेश्चन गिनते चलना। दूसरा क्वेश्चन कि इनके बाहर क्या है? जिलेटिनस शीथ की कवरिंग होती है, एनसीईआरटी में लिखा गया है। दो क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। ऑफन फॉर्म ब्लूम इन वाटर, देखो ब्लूम क्या होता है? एक्सेसिव ग्रोथ, कि ये पानी में एक्सेसिव ग्रोथ अक्सर कर जाते हैं। इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि देखो जैसे ये मान लो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, लिखा भी गया कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब ये ब्लू ग्रीन एल्गी की नॉर्मल सेल्स हैं, बट यहाँ पे बीच में एक खास सेल होती है, खास सेल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। देखो नाम से ही पता लग रहा है, हेट्रो हेट्रो। होमो मतलब क्या होता है? होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, मतलब नॉर्मल सेल से ये सेल एक डिफरेंट है, डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट का काम क्या है? इस हेट्रोसिस्ट का काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका काम होता है। इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी अपना कवर हुआ। अब ये कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, है ना। देखो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट, ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं कि ज्यादातर बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो हेट्रोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, मेजोरिटी आर डीकंपोजर। डीकंपोजर मतलब है ना, जो भी पेड़ मान लो गिर गया है ना, उसकी डेथ हो गई, किसी एनिमल की डेथ हो गई ना, फिर उसको डिकंपोज करने में जो काम आएंगे। हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, दही बनाने में जो हेट्रोट्रोफिक हो गए। एंटीबायोटिक में होते हैं वो भी हेट्रोट्रोफिक। नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले लेग्यूम्स हैं वो भी हेट्रोट्रोफिक। ठीक है, कॉमन बैक्टीरियल डिजीज ये तो सबको पता ही होगी, कोलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, साइटस कैंकर। बाकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में भी इसका जिक्र आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इसको सिंपल तरीके से पढ़ना। देखो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकती है, एक तो होगी एसेक्सुअल, एक तो होगी एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल में भी दो केस हमारे पास बन जाते हैं, दो केस, एक हो जाएगी फेवरेबल कंडीशन, एक अनफेवरेबल। तो एसेक्सुअल में फेवरेबल कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया फिजन करते हैं, सिंपल फिजन करते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या है? स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ये वर्ड आ जाए ना स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन हमेशा एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है ना। स्पोर के बाहर कवरिंग होती है, वॉल्स, दीवारें होती हैं, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। तो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है तो जाहिर सी बात है अनफेवरेबल कंडीशन में होगी। तो हमने अभी बात की बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की कि एसेक्सुअल भी हो सकती है और सेक्सुअल भी हो सकती है। एसेक्सुअल में फेवरेबल कंडीशन में फिजन से होगी और अनफेवरेबल में स्पोर फॉर्मेशन होगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी गई है, ये आपको ट्रू फॉल्स में हर तरीके से पता होनी चाहिए। बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा, सबसे लास्ट टॉपिक है किंगडम मोनेरा में माइकोप्लाज्मा। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, है ना। ये जो मैंने चार चीजें लिखी हुई है, डायरेक्ट चार क्वेश्चन है कि इनमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, पहला क्वेश्चन बन गया। और दूसरा क्वेश्चन स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, है ना, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटी लिविंग सेल है, दूसरा क्वेश्चन बन गया। और यह कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। ये माइकोप्लाज्मा के तीन क्वेश्चन हो गए, इससे इतना खास क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैनिया पैथोजेनिक मतलब बहुत सारे इनमें से बीमारियां फैलाते हैं, तो ये तीन क्वेश्चन इसके सुपर हिट हो।
ठीक है, नेक्स्ट किंगडम की हम बात करने जा रहे हैं। मोनेरा किंगडम अपना हो चुका है। नेक्स्ट किंगडम की हम बात करने जा रहे हैं जो कि है प्रोटिस्टा। देखो हमने बात कर ली थी कि प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स होते हैं, बहुत सही बात है, और यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं, तो ये भी हमने देखा था कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। और इनका सुपरहिट क्वेश्चन भी है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? प्रोटिस्टा होते हैं। अब प्रोटिस्टा में हमको पढ़ना क्या क्या है? क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ना है, डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ना है, यूग्लिनोइड्स के बारे में पढ़ना है, स्लाइमाउट्स के बारे में और प्रोटोजोन के बारे में। ठीक है, तो अब हम प्रोटिस्टा में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। देखो क्राइसोफाइट्स में क्या क्या आता है? डाई एटम्स आते हैं प्लस गोल्डन एल्गी आते हैं, और गोल्डन एल्गी का ही दूसरा नाम क्या होता है? डेस्मिड्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्राइसोफाइट्स में दो क्वेश्चन बहुत प्यारे बनते हैं। एक तो सेल वॉल के रिलेटेड बनेगा, एक सिलिका के रिलेटेड बनेगा। तो वो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो सेल वॉल जो होती है क्राइसोफाइट्स में, वो ओवरलैपिंग शेल्स की फॉर्म में होते हैं, जो सोप बॉक्स, जो साबुन रखते हैं ऊपर से उसमें ढक्कन बंद कर देते हैं, अब वैसे फिट हो जाती है। ओवरलैपिंग शेल, ये कैसे याद आएगा अपने को, है ना? देखो यहाँ पे आ रहा है डाई एटम में एटम वर्ड आ रहा है। अब एटम जब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में एटम के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं? शेल के बारे में, सब शेल के बारे में, है ना? शेल के बारे में, सब शेल के बारे में। तो एटम जब हम पढ़ते हैं तो हम शेल्स के बारे में पढ़ते हैं, सब शेल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये अपने को वहां से याद आ जाएगा, ओवरलैपिंग शेल्स क्राइसोफाइट्स में थी। ठीक है, अब ये कॉमन सी बातें लिखी गई है कि ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। देखो फ्लोट पैसिवली, नाम में यार है पैसिवली, मतलब अपनी एनर्जी नहीं लगाएंगे, पानी जिस तरफ बह जाएगा उसके साथ बह जाएंगे, और इसी को प्लैंकटन बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, मोस्टली फोटोसिंथेसिस अकर, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। अब आ गया इसका सुपरहिट क्वेश्चन कि इनकी सेल वॉल के अंदर क्या होती है? सिलिका पाई जाती है। ठीक है, अब देखो इनकी जब डेथ होगी, इनकी सेल वॉल में है सिलिका, तो इनकी जब डेथ होगी, ये कहां रहते हैं? समुद्र में रहते हैं, ओशियन में रहते हैं। अब डेथ होगी तो ये नीचे बैठते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे, तो वो सिलिका जो है वो भी नीचे डिपॉजिट होती जाएगी, और उसी को डाई एटमेशियस अर्थ बोल देते हैं। अर्थ यानी जमीन पे बैठ गए, डाई एटम यानी डाई एटम, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सिलिका की वजह से ही इसके बहुत सारे यूज हैं, जैसे कि पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में और सिरप में, इनमें इसका यूज होता है। अब एक है डाई एटम्स आर दी चीफ प्रोड्यूसर इन दी ओशन। इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूं, C4, देखो कंफ्यूज हो जाओगे, C4 चीफ प्रोड्यूसर, एंड C4 क्या होता है? क्राइसोफाइट्स होता है। ये सिंपल सी ट्रिक है, याद रखना, कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। देखो यहां पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन होगी फिर से सेल वॉल को लेकर होगी, तो उसकी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं। देखो डाई मतलब क्या होता है? डाई मतलब क्या होता है? दो। डाई मतलब क्या होता है? दो। फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला, मतलब इसमें दो फ्लैजिला पाई जाएंगी, दो फ्लैजिला पाई जाएंगी। एक होगी लॉन्गिट्यूडनल, एक होगी ट्रांसवर्स, है ना? यहां पे कंफ्यूजन बनेगी यूग्लिनोइड्स के साथ। देखो यूग्लिनोइड्स में भी दो फ्लैजिला पाई जाती हैं, दो फ्लैजिला पाई जाती हैं, बट इसमें क्या है? एक शॉर्ट है, एक लॉन्ग है, एक छोटी है, एक लंबी है। जबकि डाइनोफ्लैजिलेट में जो दो फ्लैजिला हैं उनमें क्या ट्विस्ट है? एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक ट्रांसवर्स है। तो कंफ्यूज मत होना, यूग्लिनोइड्स वाली फ्लैजिला एक छोटी है, एक लंबी है, और डाइनोफ्लैजिलेट की फ्लैजिला एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक ट्रांसवर्स है। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। अब बारी आती है सेल वॉल की। देखो इसकी सेल वॉल में क्या है? स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है सरफेस पे, स्टिफ सेलुलोज प्लेट, है ना? अब ये प्लेट कैसे याद करें? प्लेट देखो इसके तो नाम में यार है, ट्रिक यहां से बना देंगे, लेट्स लेट्स प्लेट्स, लेट्स प्लेट्स। तो लेट्स से प्लेट्स याद आ जाएंगी, मतलब डाइनोफ्लैजिलेट में सेलुलोज प्लेट बनती थी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन सी बातें हैं कि मरीन फोटोसिंथेटिक, है ना? ये कॉमन सी बातें हैं। अब क्या है, इनमें पिगमेंट कैसा प्रेजेंट होगा, है ना? येलो टाइप का पिगमेंट है तो येलो कलर के दिखाई देंगे, ग्रीन टाइप का है तो ग्रीन कलर के दिखाई देंगे, ब्लू टाइप का ब्लू कलर के, रेड टाइप का रेड कलर के। ठीक है, अब यहाँ पे एक सुपर हिट क्वेश्चन इसमें बनता है, यही हमने बात की कि इनमें अगर रेड टाइप का पिगमेंट है तो ये रेड कलर के दिखाई देंगे, और रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल है गोनियोलेक्स, जो एनसीईआरटी में दिया गया है।
अब ये रेड कलर का जो डाइनोफ्लैजिलेट है जैसे कि गोनियोलेक्स, अगर ये समुद्र में रैपिड मल्टीप्लीकेशन कर जाए, है ना, रैपिडली ग्रो कर जाए, कि है ना डिवाइड पे डिवाइड करे जा रहा है, रिप्रोडक्शन पे रिप्रोडक्शन, वो पूरे समुद्र में फैल जाएगा। अब पूरे समुद्र में वो फैल जाएगा और इसका कलर कैसा है, रेड कलर का, तो जो समुद्र है वो कैसा दिखाई पड़ेगा, रेड कलर का दिखाई पड़ेगा। इसी को रेड टाइड्स बोलते हैं। और इसका नुकसान क्या है, ये रेड टाइड्स जो है वो टॉक्सिन रिलीज करता है। अब समुद्र में क्या है, जानवर रहते थे या प्लांट भी थे, जानवर रहते थे, तो ये टॉक्सिन उन जानवरों को, मरीन एनिमल्स के लिए, है ना, खतरनाक साबित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूग्लिनोइड्स के बारे में। ठीक है, यूग्लिनोइड्स क्या है, मेजोरिटी आर फ्रेश वाटर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। देखो, स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है, खड़ा हुआ पानी। देखो, एक तो होता है नदी, रिवर में पानी बह रहा है, एक होता है तालाब की पानी वहां पे खड़ा है, तो ये स्टेगनेंट यानी खड़े हुए पानी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है कि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की जगह पे इनमें क्या पाई जाती है, पेलिकल पाई जाती है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक में मैं आपको सिंपल सी बता देता हूं, मैंने पहले भी बताई हुई है, इलेक्ट्रिकल पोल, इलेक्ट्रिकल पोल, ई से हो जाएगा यूग्लिनोइड, पी से पेलिकल। अब पी फॉर पेलिकल से अपने को याद आएगा पी फॉर प्रोटीन, मतलब जो पेलिकल है वो एक प्रोटीन रिच लेयर है जो उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फ्लैजिला की हम बात कर चुके हैं। और इनमें फोटोसिंथेसिस की एक बहुत खास बात है कि सनलाइट जब प्रेजेंट होगी तो ये फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बना लेंगे। सनलाइट जब अब्सेंट होगी तो ये हेट्रोट्रोफिक बन जाते हैं। तो ये एक बहुत खास बात इनमें, है ना, ये खास पॉइंट हो गया। और इनके पिगमेंट्स जो है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो हाइयर प्लांट्स के आइडेंटिकल सिमिलर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम सेप्रोफाइट की, ये सेप्रोफाइट नहीं, सॉरी, स्लाइम माउट्स की बात करने वाले हैं। स्लाइम माउट जो होते हैं, देखो ये पॉइंट बोल रहा था मैं सेप्रोफाइट कि सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, सेप्रोफिटिक है ना। इसकी भी मैं सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं, बहुत सारी चीजें है ना ऐसे ही कनेक्ट हो जाती हैं कि एस फॉर सेप्रोफिटिक, एस फॉर स्लाइम माउट। ये क्विक है कि क्विक एग्जाम में एकदम क्वेश्चन आया, एकदम क्लिक करना चाहिए कि सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कौन से थे, एस फॉर स्लाइम माउट, एस फॉर सेप्रोफिटिक। ठीक है, अब ये अनसूटेबल कंडीशन के अंदर स्पोर बनाते हैं। मैंने आपको बैक्टीरिया में भी ये बात बताई थी कि जो स्पोर फॉर्मेशन होती है वो एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। तो स्पोर हमेशा अनफेवरेबल, अनसूटेबल कंडीशन में बनते हैं, और ये सूटेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, स्पोर के बाहर देखो, मैंने बोला था स्पोर एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, तो उसके बाहर ट्रू वॉल्स यानी उसके बाहर दीवारें पाई जाएंगी। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होगा, रेजिस्टेंट होगा तभी तो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, सिंपल सी बात है। और वो डिस्पर्स बाय एयर करंट, मतलब हवा इधर की चलेगी तो इधर उड़ जाएंगे स्पोर, उधर की चलेगी उधर उड़ जाएंगे। अब हम प्रोटिस्टा के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, जो कि प्रोटोजोन। प्रोटोजोन में अपने को क्या क्या पढ़ना रहता है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन। देखो, और प्रोटोजोन जो है वो पूरे तरीके से हेट्रोट्रॉफिक है, और इसीलिए इन्हों एनिमल्स का, जानवरों का पूर्वज कहा जाता है। देखो, जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, और प्रोटोजोन में भी कोई भी अपना खाना खुद नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, जानवरों का पूर्वज कहा जाता है। ठीक है, अब अमीबॉइड की बात करें तो अमीबॉइड जो है वो प्रीडेटर भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रीडेटर का एग्जांपल आपको याद रखना है, अमीबा याद रखना है, और पैरासिटिक का एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका वो तो है ना पैरासाइट होता है, ये अपने को पता भी है। और इनके सरफेस पे सिलिका, इनके सरफेस पे भी हो सकते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब फ्लैजिलेटेड में नाम से ही पता लग रहा है फ्लैजिला होगा, सिलिएटेड में नाम से ही पता लग रहा है सिलिया होगा। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है ट्रिपेनोजोमा, जो कि कौन सी बीमारी कॉज कर सकता है, स्लिपिंग सिकनेस। ठीक है, और इनमें सिलिएटेड में याद रखना एग्जाम्पल पैरामीशियम, पैरामीशियम। ठीक है, यहां से भी याद कर लेना, सी आई यहां पे आ रहा है, सी आई, सी आई से सी आई, सिलिएटेड याद आ जाएगा, है ना। फिर से मैं बोल रहा हूं, ट्रिपेनोजोमा और पैरामीशियम में कंफ्यूजन मत करना, ये कंफ्यूजन होती होगी। सी आई इसमें आ रहा है और सी आई यहां पे। ठीक है, अब स्पोरोजोन में प्लाज्मोडियम, ये तो मलेरिया में अपना पढ़ने हैं, मलेरियल साइकिल जो होती है उसमें पूरा आ ही जाता है कि क्या स्पोरोजोन है, कैसे बने हैं प्लाज्मोडियम, मलेरिया का क्या सीन है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना जो किंगडम है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो क्या है, वो क्या है अपना फंजाई है।
ठीक है। फंजाई क्या है, सारी की सारी फिलामेंटस होती है एक्सेप्ट क्या, यीस्ट। यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंजाई होती है। यीस्ट जो है यूनिसेलुलर फंजाई, देखो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। नॉर्मल सारी फंजाई कुछ इस तरीके से होंगी, फिलामेंट की फॉर्म में ना, फिलामेंटस है। बट यीस्ट जो है वो खाली एक ही सेल है, यही एक सेल है, तो यूनिसेलुलर है, तो ये फिलामेंटस हो ही नहीं सकती है। ठीक है। तो बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। देखो इसको सिंपल एक रफ डायग्राम से बनाता हूं। देखो मान लो ये एक हाइफी है, ये भी एक हाइफी है, ये भी एक हाइफी है, ये भी एक हाइफी है। अब इन्हीं हाइफी का अगर हम नेटवर्क बना देंगे, इन्हीं हाइफी का अगर हम नेटवर्क बना देंगे, उसी को क्या बोल दिया जाएगा, उसी को माइसीलियम बोल दिया जाएगा। ठीक है। फंजाई की बॉडी किससे बनती है, फंजाई की बॉडी हाइफी से बनती है, और हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, नेटवर्क भी दो तरीके से हो सकता है, या तो क्या है सिनोसिटिक या है सेप्टेट। नाम से ही पता लग रहा है सेप्टेट यानी देखो एक एक सेल में डिवीजन है, सेप्टा बन गई है, सेप्टा प्रेजेंट है, तो कुछ इस तरीके से अलग अलग बिल्कुल डिवीजन है। और सिनोसिटिक का तो अपने को पता ही है कि एक ही जगह पे एक ही सेल में इतने सारे न्यूक्लियस पड़े हैं, कोई भी यहाँ पे डिवीजन दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ वर्ड हैं जो आपको फंजाई में मिलेंगे, प्लाज्मोगेमी, करियोगेमी, डाइकरियोन, डाइकरियोफेज। ठीक है। प्लाज्मोगेमी क्या होता है, गैमी का मतलब यहाँ पे फ्यूजन है, गैमी का मतलब फ्यूजन है, तो फ्यूजन किसका हुआ है प्लाज्मोगेमी में, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हुआ है। करियोगेमी में देखो, करियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो गया। डाइकरियोन, देखो डाई मतलब क्या होता है, दो, करियो मतलब न्यूक्लियस, मतलब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, तो डाइकरियोन। तो और डाइकरियो फेज क्या होगा कि ऐसा फेज जिसमें ये कंडीशन दिखाई पड़ती है। कौन से में होगी वो आगे मैं आपको बताऊंगा। देखो ये आ गया, एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकरियोन फेज देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकरियोन फेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कौन सी फंजाई अपने को पढ़नी है। देखो चार टाइप की फंजाई अपने को पढ़नी रहती है, फाइकोमाइसिटीज, अस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबसे पहले इनका माइसीलियम का क्वेश्चन आता है, जो एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है। उसकी मैं आपको सिंपल फंडा बता देता हूं, सिंपल ट्रिक बता देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट है और सिनोसिटिक है ना। नाम से ही पता लग रहा है, एसेप्टेट सिनोसिटिक मतलब इस तरीके का है। सिनोसिटिक एसेप्टेट यानी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है ना। किसमें है, ये सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में है। तो बाकी की भी जितनी फंजाई बचाई उसमें क्या होगा, सेप्टेट होगा। बाकी की किसमें, सेप्टेट होगा। और सेप्टेट होगा तो जाहिर सी बात है ब्रांचिंग भी होगी, ब्रांच भी होगा। तो एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो में माइसीलियम जो है सेप्टेट होगा और ब्रांच होगा। अब बारी बारी से हम फंजाई की बात करने वाले हैं, एक एक फंजाई की बारी बारी से एक एक फंजाई की बात करने वाले हैं। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज। अब इसमें करने को कुछ बचा नहीं है, एक तो स्पोर वाली चीजें बच गई हैं, है ना। माइसीलियम हमने ऑलरेडी कर लिया है, एक स्पोर वाली चीजें बच गई हैं, और क्या बचा है, इनके एग्जाम्पल बचे हैं। ठीक है, जैसे कि म्यूकर हो गया, राइजोपस एल्ब्यूगो। एग्जाम्पल की ट्रिक आपको मिल जाएगी, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे लिखोगे, है ना, तो वो मिल ही जाएगी, मेरी भी मिल जाएगी, है ना। राइजोपस, ब्राड माउल्ड, ये पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड। देखो एग्जाम्पल के ऐसे याद रखना, क्वेश्चन में कंफ्यूजन यहीं से होती है कि पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड कौन सा था, अल्ब्यूगो था, राइजोपस ब्रेड माउल्ड था, यहां से कंफ्यूजन होगी। ठीक है। नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज की बात करने वाले हैं, तो ये सेप्रोफिटिक डीकंपोजर, ये कॉमन सी बात होगी। कोप्रोफिलस, यहां पे एक वर्ड याद रखना है, कोप्रो का मतलब होता है जो गोबर पर, डंग पर ना ग्रो करे। ठीक है। मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है, रेयरली यूनिसेलुलर। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, बाकी की लगभग सारी फंजाई मल्टी सेलुलर होती है। और इसके एग्जांपल की बात करें तो एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, और जेनेटिक वर्क में एक यूज होती है जिसका न्यूरोस्पोरा। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जेनेटिक वर्क में कौन सी यूज होती है। मोरल्स एंड बफल्स, ये एडिबल हो जाएंगी, एडिबल यानी खाने लायक जो होती है। नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज। देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या है, इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें सेक्सुअल फेज जो है वो नहीं देखने को मिलता है, इसमें ओनली ए सेक्सुअल फेज होता है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट बोला जाता है। एग्जांपल क्या है, कैलेक्टोट्राइकम अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। ठीक है। नेक्स्ट बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज लास्ट में आ गया, ड्यूटेरो लास्ट में करना चाहिए था ना, कोई बात नहीं, है ना, है तो फंजाई ही। ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटीज के दूसरे नाम क्या है, ब्रैकेट फंजाई भी इसको बोल सकते हैं, पफ बॉल्स भी इसको बोल सकते हैं। और इनमें क्या है, ए सेक्सुअल स्पोर जनरली अब्सेंट है। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से याद रखना, जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है उसमें सेक्सुअल फेज नहीं है, और बेसिडियोमाइसिटीज में ए सेक्सुअल फेज नहीं है, इसमें ओनली सेक्सुअल फेज है।
ठीक है। ये हम प्लाज्मोगेमी वाली वो करियोफेज में आपको बता चुका था कि किसमें पाया जाएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एस्को और बेसिडियो में डायकैरियोन फेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। स्पोर्स की कंफ्यूजन के लिए आप सिंपली एक काम करना, अभी नोट डाउन कर लो इस वीडियो के बाद क्या करना कि फंजाई की स्पोर्स की कंफ्यूजन यूट्यूब पे लिखना, फंजाई स्पोर कंफ्यूजन केवी एजुकेशन। मेरी छोटी सी वीडियो आएगी 2-3 मिनट की, और ये इतनी बढ़िया इसकी मैंने ट्रिक बताई है आपको, इतनी बढ़िया ट्रिक बताई है 2-3 मिनट में बिल्कुल सारे स्पोर आपको याद हो जाएंगे कि कौन सा सेक्सुअल है, कौन सा एसेक्सुअल है, कौन सा कहां पे पाया जाता है। सिंपली यूट्यूब पे लिखो स्पोर, फंजाई स्पोर कंफ्यूजन बाय केवी एजुकेशन, 2-3 मिनट में बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वायरस। वायरस, ठीक है। तो वायरस क्या है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर ये अपने होस्ट के बाहर है तो इनको डेड करार दे दिया जाता है, और ये होस्ट के अंदर आ गए तो ये जिंदा हो जाते हैं, इनको जिंदा करार दे दिया जाता है। ओब्लिगेट पैरासाइट मतलब ये पैरासाइट ही है, इंडिपेंडेंटली इनका कोई भी एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं कर पाते। करते क्या है? फॉर एग्जाम्पल किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है, अच्छी खासी फैक्ट्री लग रही है, ठीक है, तो वायरस क्या है? एक तरीके से गुंडे हैं। तो गुंडे ये वायरस क्या आएंगे? उसके बंदे की फैक्ट्री में आएंगे, होस्ट की फैक्ट्री में आएंगे, जो उसकी फैक्ट्री में मशीनरी है उसको हथिया लेंगे और अपना काम करने लगेंगे। कुछ इसी तरीके से करते हैं, अपना काम करने लगेंगे, खुद को रेप्लिकेट करने लगेंगे। अब रेप्लिकेट करेंगे तो इनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो ये होस्ट को नुकसान पहुंचाने में उतने ही ताकतवर होते जाएंगे। ठीक है। अब देखो वायरस बनता कैसे है? वायरस दो चीजों से बनता है। जो ये फ्लो डायग्राम बनाया ना, मैं सोच समझ के बनाता हूं इस तरीके के फ्लो डायग्राम, ताकि बिल्कुल चीजें क्लियर हो। देखो वायरस जो है वो दो चीजों से बनता है, एक है न्यूक्लिक एसिड और एक है प्रोटीन। अब न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं कौन से होते हैं? अपने को पता है, आरएनए होते हैं या फिर डीएनए होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है? वायरस जो इन्फेक्शन करता है, फॉर एग्जांपल मेरे को वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो वो वायरस किसकी वजह से करता है? न्यूक्लिक एसिड की वजह से करता है। अब देखो मेरे को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो मेरी बॉडी उस वायरस के खिलाफ क्या करेगी? एक्चुअल में हुआ है वायरल इन्फेक्शन, गला खराब है, ना बुखार भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब उसने मेरे को, वायरल ने मेरे को इन्फेक्ट कर दिया, अब मेरी बॉडी भी तो उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देगी। तो मेरी बॉडी जो उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देगी तो वायरस उसके खिलाफ क्या है? प्रोटेक्शन भी करेगा। तो प्रोटेक्शन किसकी हेल्प से करता है? वायरस प्रोटीन की हेल्प से। तो वायरस की यहां दो चीजें हो गई, एक न्यूक्लिक एसिड जिससे वो इन्फेक्शन करता है, आरएनए या फिर डीएनए, और एक हो गया प्रोटीन जिससे वो अपनी प्रोटेक्शन करता है। अब प्रोटीन कैसे प्रेजेंट होता है? कोट की फॉर्म में। अब प्रोटीन की कोट जो वायरस में होती है उसको कैप्सिड बोलते हैं। इस फ्लो को पकड़ना यहां पे कि प्रोटीन की कोट को वायरस में क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। अब कैप्सिड बहुत सारे किससे मिलकर बना है? कैप्सोमियर से। देखो इसका मैं सिंपल सा आपको यहां पे ड्रॉ करके दिखा देता हूं, एक रफ डायग्राम। फॉर एग्जांपल ये कैप्सोमियर है, ये कैप्सोमियर है, बहुत सारे कैप्सोमियर बनके ये टोटल क्या बना दिया? एक है ना कैप्सिड बना दिया। ये बहुत सारे कैप्सोमियर से एक टोटल कैप्सिड बन गया। अब ये कैप्सोमियर की जो अरेंजमेंट है एनसीईआरटी में दी हुई है वो हेलिकल भी हो सकती है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस में होती है, और पॉलीहेड्रल भी हो सकती है जैसे कि बैक्टीरियोफेज में होती है। ये एनसीईआरटी में बात दी हुई है। ठीक है। ये पूरा फ्लो डायग्राम अगर आप पकड़ लोगे, वायरस में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है। अब साइंटिस्ट रिलेटेड टू वायरस, देखो नेमिंग ऑफ वायरस किसने दी थी? दिमित्री इवानोस्की ने। अब पास्चर भी बोलेंगे कई लोग, पर पहले वाली एनसीईआरटी में पास्चर दिया हुआ है, पर नई वाली एनसीईआरटी में यही इवानोस्की दिया हुआ है। और ये कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम, कंटेजियम का मतलब इंफेक्शियस, वाइबम मतलब लिविंग, फ्लूइड मतलब फ्लूइड, ये किसने बोला था? एनडब्ल्यू बिजरैनकी ने बोला था। ठीक है। और वायरस को क्रिस्टलाइज कौन करेगा? कौन करेगा? नहीं, वायरस क्रिस्टलाइज किसने किया था? WM स्टैनले ने। जल्दी जल्दी में कई बार जीभ फिसल जाती है, माफी चाहेंगे। ठीक है। अब यहां पे देखो ऐसे वायरस है, देखो ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उन वो जनरली कैसे होते हैं? आरएनए वायरस होते हैं। आरएनए भी कैसा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो आरएनए वायरस भी हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकते हैं। आरएनए में वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी, और डीएनए में वो डबल स्ट्रैंडेड होंगे। और बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज यानी ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें आएंगी, एक आएंगे वायरस, एक वायरोइड्स, एक प्रायोन्स। देखो वायरस के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि इनके पास न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि इन्फेक्शन में काम आएगा, और प्रोटीन किसमें? प्रोटेक्शन में काम आएगा।
ठीक है। तो वायरोइड्स और प्रायोन्स को कैसे याद करना है, सिंपल सी ट्रिक है। देखो P4 क्या होता है, प्रायोन्स, P4 प्रोटीन्स, यानी प्रायोन्स के पास ओनली प्रोटीन पाया जाएगा, मतलब इनके पास न्यूक्लिक एसिड अब्सेंट होगा। वायरस के पास क्या है, दोनों है, प्रायोन्स के पास सिर्फ प्रोटीन है। वायरोइड्स ठीक इसके ऑपोजिट हो जाएगा, इसमें क्या है, प्रोटीन अब्सेंट पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। वायरस के पास दोनों है, प्रायोन्स के पास सिर्फ प्रोटीन है, वायरोइड्स के पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है। और वही बातें यहां पे लिखी गई है, वायरोइड्स हम पढ़ेंगे तो वही बातें हैं कि इसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है। इसकी डिस्कवरी टीओ डाइनर ने की थी, और ये पीएसटीडी यानी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ये कॉज करता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, प्रोटीन इसमें अब्सेंट होता है ना, अब्सेंट होता है। ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल भी कौन सा, देखो जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, आरएनए होता है या डीएनए होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया है कि कौन सा लो मोलिकुलर वेट आरएनए इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट हम प्रायोन्स की बात करें तो प्रायोन्स क्या है, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि ओनली इसमें प्रोटीन होगा, न्यूक्लिक एसिड इसमें नहीं होगा। प्रायोन्स जो है वो बीमारियां कोज करते हैं, कौन सी, एक है बीएसई यानी बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ये कैटल में ये कोज करते हैं। और इसी का जो ये बीमारी कोज करता है, इसी का एनालोगस वेरिएंट है जो कि सीआर जैकब डिजीज कोज करता है ह्यूमंस के अंदर। अब याद क्या रखना है, कैटल्स में थी बीएससी, देखो नाम में ही आ गया बोवाइन, बोवाइन का मतलब ही जानवर, मतलब गाय भैंस से रिलेटेड है, तो ये कैटल में हो गई। और सीआर जैकब नाम से ही पता लग रहा है कोई इंसान है ना, जैकब कोई इंसान नहीं है, तो ये ह्यूमंस में। ये छोटी सी ट्रिक याद रख लेना। तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लाइकन। लाइकन देखो, लाइकन किससे मिलके बनता है, एक तो एल्गी से, एक फंजाई से। अब एल्गी क्या है, अपना खाना खुद बनाती है, प्लांट है तो वो ऑटोट्रोफिक है। फंजाई अपना खाना खुद नहीं बनाती है तो वो हेट्रोट्रोफिक है। ठीक है। तो एल्गी क्या प्रोवाइड करती है फंजाई को, अपना खाना खुद बनाती है तो ये हेट्रोट्रोफिक है, तो ये इससे क्या लेगी, खाना लेगी, फूड लेगी। फंजाई है ना हेट्रोट्रोफिक है तो ये एल्गी से फूड लेगी, और फंजाई इसको, एल्गी को क्या प्रोवाइड करेगी, शेल्टर प्रोवाइड करेगी, मिनरल्स, वाटर। ठीक है। लाइगन क्या है, पोल्यूशन इंडिकेटर है, मतलब जिस जगह पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन पाया जाएगा वहां पे लाइकन नहीं पाई जाएगी। जिस जगह पे जैसे कि हिमाचल में आप ऊपर चले जाओगे, पोल्यूशन कम होता है तो वह लाइकन वहां पे पाई जाएगी। ठीक है। तो अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे मैं अपडेट करता रहता हूं कि क्या कब करने वाला हूं। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।